सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था, लेकिन इसको व्यापक रूप में प्रयोग करने का श्रेय लॉर्ड वेल्जली को जाता है। लॉर्ड वेल्जली जब 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बनकर आए, तो उन्होंने भारतीय शासकों के साथ एक संधि अथवा समझौता किया, जिसको इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई। सैन्य दृष्टि और आधुनिक हथियारों की दृष्टि से कमज़ोर बहुत से भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के प्रस्ताव को मान लिया। सहायक संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भारतीय राजाओं के पास रहेगी, जिसका पूरा खर्चा भारतीय राजाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जमा करना होगा। संधि की शर्तों के मुताबिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस रेजिमेंट का संचालन सेना का एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी करेगा, जो राजा को आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ में इसमें यह भी तय किया गया कि सेना का ये अधिकारी राजा के किसी भी आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ में संधि की शर्तों में यह भी तय किया गया कि राज्य अपनी विदेश नीति पर कोई अधिकार अथवा बातचीत नहीं कर सकता। विदेश नीति के संबंध में चर्चा करने अथवा युद्ध संधि अथवा बातचीत करने का अधिकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा, जो अपने हिसाब से शत्रुओं से बातचीत अथवा युद्ध संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में निर्णय लेगी। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करके भारत के शासक बहुत से अधिकार खो चुके थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर चुके थे। लॉर्ड वेल्जली ने सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम को अपने साथ 1798 ईस्वी में अपने साथ मिलाया। इसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी को अपने अधीन किया और तंजौर 1799 ईस्वी को अपने अधीन किया और अवध पर 1801 ईस्वी पर इस प्रकार का समझौता किया और पेशवा 1802 ईस्वी। साथ में उन्होंने गखवाड़ा और सिंधिया शासकों को भी सहायक संधि के मुताबिक 1803 और 1804 ईस्वी में अपने साथ मिलाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार करने में सफल हुई, जो उन्होंने बिना युद्ध किए ही प्राप्त कर लिया। दूसरा, इसमें कंपनी के हितों की रक्षा हुई। इन राज्यों से नाम मात्र कंपनी को भारी आर्थिक लाभ हुआ। साथ वो एक बड़ी विशाल सेना उनके खर्च पर ही चलाने में सफल हुए। वह रेजिमेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी, जिसका संचालन अंग्रेजी अधिकारी करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना युद्ध लड़े लगभग भारतीय राजाओं पर अपना पूरा शासन स्थापित कर लिया था। भारतीय राजाओं ने सहायक संधि के ऊपर क्यों हस्ताक्षर किए, इसका भी एक कारण था। भारतीय राज्य बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जो आपस में लड़ाई करते रहते थे। कोई भी केंद्रीय शक्ति अथवा शक्तिशाली राज्य नहीं था। इसलिए सभी राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अपने पास रख ली। इसका कारण था कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और बड़ी सेना थी। कुछ समय पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि की शर्तों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और मनमाने तरीके से वह अपने कार्यों को अंजाम देने लगे। लॉर्ड वेल्जली ने स्वयं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिखा था कि हम 40 लाख रुपए के बदले में किसी राज्य से 62 लाख रुपए वार्षिक पेंशन ले लेते थे। तय किए गए धन की राशि यदि भारतीय राजा नहीं दे पाते थे, तो उनसे या तो प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ले लिया जाता था या पूरा प्रदेश छीन लिया जाता था। इस प्रकार संधि की शर्तें मानने वाले बहुत से राज्य अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल हुई और साथ में राजाओं के खर्च पर ही एक बड़ी सेना भारतवर्ष में तैयार करने में सफल हुए। इसी समझौते का ये परिणाम निकला कि 1857 ईस्वी की क्रांति तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत के बहुत से राज्य आ चुके थे। साथ में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2,60,000 सैनिक थे, जो आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस थे, जो किसी भी राज्य की सेना को टक्कर देने में पूरी तरह समर्थ थे। इस प्रकार भारत के बहुत से राजा अथवा भारतीय पूरी तरह से राष्ट्रीय गौरव तो खो चुके थे, साथ में उनकी आर्थिक दशा भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वो भारतीय राजाओं को अपने मन माने तरीके से हटा सकते थे। उनके पास सैनिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। संधि की शर्तों को मानने के कुछ भी कारण रहे होंगे, लेकिन भारतीय राजा अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे और सारा शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति ना होने के कारण, अर्थात शक्तिशाली राज्य ना होने के कारण, भारत के बहुत से राज्यों को उन्होंने साइक संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। यह कार्य उन्होंने अपनी आधुनिक सेना अथवा अपने आधुनिक हथियारों के बल पर किया, जिसमें भारतीय राज्य कुछ भी नहीं कर सकते।